और गणेश जी का नाम लेकर सभी लोग नववर्ष का शुभारंभ करिए। और ये साल आपके लिए सबके लिए बढ़िया हो। पर ध्यान रखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वही है, मेहनत। कोई इंसान कुछ ना करे और सब कुछ पाना चाहे, उसे कुछ नहीं मिलता भी। इसलिए भैया कोशिश करो, भगवान से ये मांगो कि मैं मेहनत करना सीखूं, पढ़ाई करना सीखूं। तो भैया भगवान से जो है यही चीज़ मांगो कि भैया मैं मेहनत करूँ। ठीक है, तो क्या मिले इससे मत मांगो भैया। जिस काम को चाहते हो, जो चीज़ चाहते हो, उसके लिए मेहनत करना है, ये मांगो। ठीक है, तो ये नववर्ष आपके लिए सबके लिए बढ़िया हो, आपकी फैमिली के लिए बढ़िया हो। और जब भी कोई त्योहार आता है भैया, फैमिली के साथ ही बनाते हैं, तो भैया फैमिली इंपॉर्टेंट है। उसके लिए काम करना सीखिए। अगर हम बात करें यहाँ पे ध्यान से, तो लास्ट टाइम हमने कैलोरी मीटर कवर किया था। आज हम लोगों को भी उसके आगे के टॉपिक कवर करना है, ध्यान रखना। चलिए, तो ये चीज़ आपको लिखने को दी थी कल भैया घर पे। और लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखी तो घर पे आके लिख लेना, टाइम कम है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे टॉपिक है पहला आपका, वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड विद टेम्परेचर। यानी कि जो सॉलिड है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की जा रही है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आप समझिए। एक ग्राफ में, और हम बात करेगा जिस ग्राफ में आपको वाई एक्सिस पे दे रखा है सीवी, और एक्सिस पे दे रखा है डीवाई टेम्परेचर। सॉरी, टेम्परेचर दे रखा है, डीवाई टेम्परेचर नहीं दे रखा आप लोगों को। अब सवाल ये है कि आखिर इस कॉन्सेप्ट का मतलब गाइस क्या है, ये आखिर होता गाइस क्या है। तो होता ये है कि जैसे मान लो, अगर हम बात करें कि अगर हम ग्राफ बनाना चाहें सीवी और टेम्परेचर के बीच में, तो ये जो सीवी है, ये सीवी है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये हमारा गाइस क्या है, टेम्परेचर है। तो इसमें बात करें कॉन्सेप्ट में, ये बताया जाता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो यानी कि उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी गाइस क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसके बाद वो हीट कैपेसिटी गाइस क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो जिस टेम्परेचर के बाद उसकी जो हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डी बाई टेम्परेचर। तो डेट इज डी बाई टेम्परेचर। तो किसी भी सॉलिड के लिए ऐसा हो सकता है कि एक टेम्परेचर के बाद उसकी हीट कैपेसिटी ना बढ़े। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ना बढ़े। तो उसी टेम्परेचर का गाइस नाम क्या है, उसी टेम्परेचर का नाम है गाइस, बात करें आप लोगों का, डी डी बाई टेम्परेचर। ठीक है सर, बाकी डिटेल आप लोगों को ज़्यादा मैं समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है सर। और यहाँ पे जो बताया गया आप लोगों को, ये बताया गया है कि हर सब्सटेंस की यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखी हुई है, ध्यान रखना। तो एल्यूमिनियम की 900 जूल पर केजी पर केल्विन है। कॉपर की आपको दे रखी है, सिल्वर दे रखी है, लेड दे रखी है, टंगस्टन दे रखी है, कार्बन दे रखी है। सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कैपेसिटी किसकी है, एल्यूमिनियम की है। यानी कि एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा हीट खाने के बाद भी उसका टेम्परेचर बहुत ही कम पड़ता है। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार खाना पकाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करते हैं। उसका रीजन यही होता है भी, कि वो ज्यादा हीट को एक्सेप्ट नहीं करता। तो जो पानी गर्म कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो तुरंत से हीट सप्लाई कर देगा। तो हमारी हीट का नुकसान क्या होगा, कम होगा। पर बर्तन ही सारी हीट खा जाएगा तो हमारा काम क्या होगा, खराब हो जाएगा। चलिए, तो ये सब चीजें आपको दे रखी है भाई साहब, जो भी है। तो ये एक स्पेसिफिक हीट दे रखी है इधर की साइड, और ये क्या दे रखी है, वो मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है। और यहाँ जो लिखा हुआ है, बात करें यहाँ पे लिखा हुआ है कि डी वाई एक्सप्लेन, बात करें यहाँ पे, तो आपसे गाइस कह रहा है कि टेम्परेचर एट विच ऑल मेटल्स हैव कांस्टेंट वैल्यू ऑफ सीवी इज कॉल्ड डी वाई टेम्परेचर। बस इतनी बात याद रखना कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर के बाद सभी मेटल्स एक कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी शो करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी वाई टेम्परेचर। इतना ही लिखना था आपको, बाकी चीजें आप पढ़ लेना अपने आप। नेक्स्ट है आपका इस हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी। अगर हम बात करें हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी की, तो इसका जरा मतलब समझिए कि मतलब क्या इसका है। तो आप इस बात समझो कि हीट कैपेसिटी अलग चीज है, हीट कैपेसिटी का क्या है, वो अलग चीज है। और जो थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी का क्या है, वो अलग चीज है। तो इसमें आपको समझाया गया है कि थर्मल कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ होल बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस 1 केल्विन। ठीक है सर।
यानी कि अगर हम बात करें, मान लीजिए पूरी बॉडी है, इस पूरी बॉडी का टेम्परेचर आपको बढ़ाना है 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है आप लोगों को। तो जो हीट आप सप्लाई करो, मतलब जो हीट आप दोगे, वो हीट ही कहलाती है, इसकी हीट कैपेसिटी क्या कहलाती है? हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, आप बोलोगे भैया ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में इसमें क्या फर्क है? फर्क है, वहां जो बात करता है वो 1 ग्राम, या फिर किसकी बात करता है? 1 केजी की बात करता है, वो उसकी डेफिनेशन में आता है। जबकि यहाँ पे किसी मास को लेके ये नहीं चल रहा भैया कि 1 केजी लेना है, नहीं, पूरी बॉडी की बात कर रहा है। बस ये डिफरेंस है, हल्का फुल्का डिफरेंस है। 1 नंबर का आ गया, फंस जाओगे फिर आप लोग। ठीक है, ध्यान रखना चीज पे। तो बस आपको याद रखना है कि थर्मल कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेंपरेचर ऑफ होल बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। ठीक है सर, यहाँ पे याद रखिएगा चीज पर सर, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है थर्मल कैपेसिटी ऑफ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्पेसिफिक ऑफ द बॉडी। ठीक है, कह रहा है कि जो थर्मल कैपेसिटी है वो बॉडी का मास और जो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से गाइस क्या है, उसका प्रोडक्ट है। क्या है उसका प्रोडक्ट? ठीक है, अब मतलब इसको ऐसे दिखाने की कोशिश करी गई है भैया जो भी है, उसने इसको इस तरीके से शो किया है कि डेल्टा क्यू आपका हो गया MC∆T, और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी आपका गाइस क्या हो गया? ये हो गया आप लोगों का MC। ठीक है सर, तो ये हो गया हीट सप्लाई टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। इसी को गाइस क्या नाम दिया गया है? इसी को नाम दिया गया है, बात करें थर्मल कैपेसिटी, क्या नाम दिया गया है? थर्मल कैपेसिटी। तो कैपिटल सी गाइस क्या है? स्मॉल m इंटू में गाइस क्या है? स्मॉल सी है। ठीक है सर, ध्यान रखना चाहिए इसको, तो यही है MC। तो ये जो मास और सब्सटेंस इंटू में इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल कैपेसिटी या फिर हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट है वाटर इक्विवेलेंट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा सा। ये सब एक एक नंबर में फंस जाते हैं भी है, इसलिए आपको हल्का फुल्का समझना है इनको। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि वाटर इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द वाटर इन ग्राम which would absorb or evolve the same amount of heat and is done by the body in rising और falling through the same range of temperature। ध्यान रखना। अब इसका मतलब गाइस क्या है, जरा वो समझ लीजिए भाई साहब। चलिए, तो इसका मतलब ये है कि कोई बॉडी है, कोई मान लीजिए बॉडी है, उस बॉडी का कुछ मास होगा, आपने कुछ टेम्परेचर बढ़ाया होगा, और आपने कुछ हीट सप्लाई करी होगी। ठीक है सर, तो वाटर इक्विवेलेंट कहता है गाइस, बात करें यहाँ पे, तो जितना मास आपने इसका लिया है, उतना ही मास किसका लीजिए भाई? पानी का लीजिए, और उतनी हीट सप्लाई करिए। ठीक है, बात में आएगा आप लोगों को ये सब। और टेम्परेचर गाइस क्या होगा? बढ़ेगा। या फिर से यहाँ पे डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा भाई साहब, क्योंकि एक एक नंबर के टॉपिक्स हैं भी यही है। तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर इन ग्राम। यानी कि कितना पानी चाहिएगा आपको, कितना पानी चाहिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, कितना पानी चाहिए जो कि उतना ही हीट एब्जॉर्ब करे जितना आपका सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, उतने ही टेम्परेचर बढ़ाने के लिए भाई साहब। तो यहाँ पे फटाफट से देखेंगे भाई साहब। जैसे मान लीजिए आपने कहा ये बॉडी बॉडी मतलब ये कोई सब्सटेंस लिया, और इस सब्सटेंस का आपने हीट दिया मान लीजिए 100 जूल, और आपने उसका मास मान लीजिए 2 ग्राम है, और टेम्परेचर आपने बढ़ाया 3 गैलन, मान लीजिए 3 गैलन बढ़ाया। अब कह रहा है कि मैं कितना पानी लूं, यानी कि वाटर का कितना मास लूं, वाटर का कितना मास लूं जिससे कि टेम्परेचर कितना बढ़े? 3 गैलन बढ़े पानी का। और कितना बात करेगा यहाँ पे, और कितना हीट सप्लाई करें आप? 100 जूल। तो कह रहा है कि जितना जितना टेम्परेचर आपने बढ़ाया है इस सब्सटेंस का जितना भी आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, जितना आपने उसको हीट सप्लाई करी है, तो ये टेम्परेचर और हीट आपको सेम सप्लाई करनी है, किसको? पानी। ठीक है सर, तो कितना पानी लोगे ताकि इतनी हीट पर इतना ही टेम्परेचर बढ़ जाए? तो कुछ ना कुछ तो पानी लोगे ना आप। 50 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, कुछ तो पानी होगा जो कि उतना ही हीट लेकर उतना ही टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो बस वो मास जो आप लोगे पानी का, वही कहलाता है वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है सर, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, हल्की भी ज्यादा नहीं आएगी। आपको एक सब्सटेंस दे रखा है, आपने उसे हीट सप्लाई करी, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। ठीक है सर, अब आप पानी का वो मास लो जिससे कि उतना ही हीट आप देने पर उतना ही टेम्परेचर बढ़ जाए। उसी को हम लोग गाइस क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम लोग वाटर इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं? वाटर इक्विवेलेंट। और मजे की बात यह है कि वाटर इक्विवेलेंट भी गाइस किसकी तरह होता है? थर्मल कैपेसिटी की तरह होता है, सेम फॉर्मूला होता है।
तो वाटर कूलिंग गाइस क्या है? प्रोडक्ट ऑफ मास द बॉडी एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है भाई सब, जो भी है। और इसका भी एक रीजन है, ध्यान रखना चीज को, जो आपको समझना है। ठीक है सर, जैसे मान लीजिए गाइस आपने हीट सप्लाई करी, ठीक है सर, सब्सटेंस को एम सी डेल्टा टी, और वाटर को आपने बात करी हीट सप्लाई करी, और ये हो गया डब्ल्यू डेल्टा टी। दोनों को इक्वेट करेंगे तो गाइस क्या हो जाएगा? एम सी डेल्टा टी बराबर गाइस क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा डब्ल्यू डेल्टा टी। डेल्टा टी गाइस कट जाएगा तो डब्ल्यू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एम सी। ठीक है, तो ये डब्ल्यू गाइस क्या है? ये मास ऑफ पानी है, ये मास ऑफ वाटर है, जिसको हमने उतनी हीट दी है जितनी इसको दी थी, और उतना ही टेम्परेचर बढ़ाया जितना इसका टेम्परेचर बढ़ाया, उतना ही बढ़ाया है। तो बस डब्ल्यू किसके बराबर आ गया? एम सी के बराबर आ गया। दोनों टॉपिक भैया सेम है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए टॉपिक आप लोगों का है रेलिजेशन। अब ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलिजेशन वाला। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप किसी भी सब्सटेंस को देखें, जैसे मान लीजिए कोई मान लीजिए बॉडी है और वो आइस के ऊपर है। जब आइस के ऊपर आप पैर रखते हैं सर, तो आपके पैर रखने से आइस गैस क्या होती है? वो पिघल जाती है। ठीक है सर। और थोड़ी देर बाद गैस क्या होगा? पानी जम जाएगा वापस। ठीक है सर। मतलब ये होता है कि बर्फ में आपने पैर रखा और बर्फ पिघल गई। अगर आपने पैर नहीं हटाया तो आपका पैर चिपक सकता है किसके साथ? बर्फ के साथ, अगर वहां टेम्परेचर बहुत ही कम है तो। अब आप बोलेंगे भाई ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब आप प्रेशर बढ़ा देते हो, ठीक है सर, तो उससे जो टेम्परेचर है गाइस वो क्या होता है उसका? फ्रीजिंग टेम्परेचर गाइस क्या होता है? कम हो जाता है। यानी किसी चीज का बर्फ बनना, जैसे मान लीजिए आप लोग बर्फ बना रहे हैं, और बर्फ किस बात है? आप एच टू लिक्विड लेके बर्फ बना रहे हैं। अगर आप एच टू लिक्विड लेके बर्फ बनाएंगे, ठीक है सर, तो आपको लगता है कि केवल 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो जमेगा। बट जितना टेम्परेचर का रोल है ना, उतना ही किसका रोल है? उतना ही प्रेशर का रोल भी होता है। ठीक है सर, ध्यान रखना चीज को होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है चीज को, कि टेम्प फ्रीजिंग पॉइंट पर प्रेशर का भी गाइस क्या रहता है? रोल रहता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाया गया आप लोगों को ये। तो यहाँ पे गाइस जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये चीज दिखाई दे रही है आपको, ये चीज क्या है? ये चीज आइस ब्लॉक है। क्या है ये आइस ब्लॉक है। ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आइस ब्लॉक है। ये पूरी चीज आइस ब्लॉक है। और इस आइस ब्लॉक को हमने गाइस दोनों तरफ से गाइस क्या लगा दिया? तार लगा दी। क्या लगा दिया? तार। इस तरीके से तार लगा दिया। तो ये तार क्या करेगा? इस बर्फ को काटते हुए कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो आपको लग रहा होगा तो बर्फ को काटते हुए नीचे जाएगा, ये तो बर्फ के क्या होंगे? दो टुकड़े हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होगा। उसका एक रीजन है। पहली बात तो ये, जो ये तार है इससे क्या लगा रखे हैं आपने? वेट लगा रखे हैं। तो इस वाली बर्फ पे क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। और प्रेशर लगने से गाइस क्या होगा? ये पिघल जाएगी। क्या होगी? ऐसे ही ये तार जाते रहेगा नीचे भैया, लेकिन जब ये तार हट जाएगा तो ऊपर की बर्फ क्या करेगी? वापिस जमती जाएगी। ऐसे इस बर्फ को काटते हुए तार का इस कहाँ पे आ जाएगा? नीचे की तरफ आ जाएगा, लेकिन बर्फ के दो टुकड़े नहीं हो। तो ये जो टॉपिक है, इसी को बोलते हैं रेलिजेशन। क्या बोलते हैं? रेलिजेशन। ठीक है, तो रेलिजेशन का मतलब गाइस क्या होता है, ये जरा समझिए। द फैन ऑफ फ्रीजिंग ऑफ आइस इज कॉल्ड रेलिजेशन। तो ये पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। कह रहा है कि, ठीक है, तो इसमें आपसे कह रहा है कि द वायर पासिस थ्रू आइस स्लैब बट देयर इज नो स्प्लिट इन आइस स्लैब। बोल रहा है ना ये सब, कि वायर आइस स्लैब से पास कर जाएगा, बट वायर के गाइस टुकड़े नहीं होंगे, तो उसके आइस स्लैब के टुकड़े नहीं होंगे। ये क्यों होता है भैया? क्योंकि जो आइस जो होती है वायर के नीचे, वो पिघल जाती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर गाइस क्या होता है? कम हो जाता है भैया। क्योंकि प्रेशर गाइस क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, ज्यादा प्रेशर लगने से उसका मेल्टिंग पॉइंट गाइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब मतलब आपकी जो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे वो घटती है, मतलब फ्रीज बनती है, वो बर्फ बनती है, उस पर वो बर्फ नहीं बन पाएगी। अगर आप किसी बर्फ पे प्रेशर लगा देंगे तो वो पिघल जाती है, क्योंकि प्रेशर लगने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? और भी कम हो जाता है। ठीक है, जब वायर आप पास कर जाता है तो वाटर जो होता है वो ऊपर गाइस क्या करता है? वो वापस से किस पे आ जाएगा? उसका प्रेशर क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रेशर आ जाएगा। भाई तार में बर्फ को काट दिया, तार अब नीचे आ गया, बर्फ के अंदर घुस गया, लेकिन ऊपर वाला जो पानी बना था वो वापस से क्या होगा? जम जाएगा, क्योंकि वहां प्रेशर वापस से घट गया। लेकिन उस वायर के नीचे जो बर्फ है अब वो क्या होगी?
पिघल जाएगी, फिर और नीचे वाली बर्फ पिघल जाएगी। लेकिन जैसे ही वायर नीचे आता जाएगा, ऊपर का जो पानी पिघला था वो क्या करेगा, वो वापस जमता जाएगा। तो ये जो रीफ्रीजिंग हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, री रेलिगेशन बोलते हैं। रिलीजेशन बोलो, रेलिगेशन बोलो, जानना चाहिए इसको। तो ये रेलिगेशन, और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जो आइस पे स्केटिंग करते देखा आप लोगों ने। तो आइस पे जो स्केटिंग होती है वो इसी तरीके से होती है। जब बर्फ पे वो पैर रखते हैं भैया, तो उन आदमी की जो वेट होता है, उस वेट की वजह से क्या होता है, जो बर्फ होती है वो पिघल जाती है, और बर्फ पिघलने से पानी बन जाता है भीतर। और उनके जूते और बर्फ के बीच में क्या होता है, पानी काम करता है किसका, लुब्रिकेंट का। यानी कि वो उनको फ्रिक्शन कम कर देता है, जिससे कि वो आराम से बर्फ पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान चीज पर। वाइल स्केटिंग अ पर्सन presses द स्नो डाउनवर्ड विद हिज वेट, increases pressure on snow below the skate. Due to it, the melting point of ice becomes lower and ice melts into water, which act as a lubricant for skates. As the skater crosses the snow, the pressure on water release and it again converted into ice. तो जहाँ पे उसने पैर रखा था बर्फ पर, वहाँ का पानी पिघल जाए, और जैसे ही वहां पे वो हट जाएगा, स्केटर पैर हटा देगा अपना, तो वापस क्या होगी, वो पानी बर्फ बन जाता है। तो इसी को हम लोग गाइस के बाद ये स्केटिंग है, जिसमें वो यूज कर रहा है गाइस, बात करें कॉन्सेप्ट। क्लियर गाइस, बात करें यहाँ पे ध्यान से। ये क्वेश्चन घर पे आप लोग ट्राई करेंगे तो। नेक्स्ट देखिए हेडिंग आप लोग ट्रांसफर, अब जगह छोड़ देंगे, अगर आपने होमवर्क लिख लिया है तो, जो लिख लिया है तो दो सौ रुपये छोड़ दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, 7E ट्रांसफर ऑफ हीट।
ओके सब, इसी के नीचे लिखिए भाई, फटाफट जल्दी करिए। देखिए आप लोग, देखिए फास्ट पे टाइम हो रहा है, अभी फास्ट। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए फास्ट, यहाँ पे ध्यान से टॉपिक हमारे सामने है गाइस, बात करें ट्रांसफर ऑफ हीट। और हम देखिए बात करें ट्रांसफर ऑफ हीट की बात करें, तो बेसिकली ट्रांसफर ऑफ हीट का बेसिकली मतलब गाइस क्या है? यानी कि हीट जो एक जगह पर है, उस हीट को गाइस आपको कहाँ भेजना है, दूसरी जगह भेजना है। इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। तो इसको तीन तरीके से हीट ट्रांसमिट कर सकती है, तो डिपेंड करता है बॉडी पर, सिचुएशन पर। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तो तीन तरीके से हीट के बात करें, ट्रांसफर होने के तीन मोड है भाई साहब। इन्हें बोलते हैं हम लोग मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर या मोड्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आप बोलते हैं ना मानसून आने वाला है, अप्रैल में यहाँ पहुंच गया, ठीक है, मई में यहाँ पहुंच गया, जून में दिल्ली आएगा, ऐसा कुछ सुनते रहते हैं आप लोग। तो जो मानसून है, उस मानसून का जो बनना है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है। मतलब इनमें से तीन कॉन्सेप्ट में से एक है, जो सन से रोशनी आती है। अभी तो सर्दियां हैं तो आप लोग धूप में बैठते हैं, और जो सन से रोशनी आती है उसका यूज करते हैं, अपनी बॉडी को हीट अप करते हैं। तो वो जो एनर्जी आ रही है आपके पास सन की,
वो रेडिएशन के थ्रू आ रहे हैं। जब आप खाना बनाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि खाने का आपने बर्तन पकड़ा तो एकदम से आपका हाथ जल जाता है। ठीक है सर। तो वो जो हाथ जलता है वो इसलिए जलता है क्योंकि जो पतीला है वो गर्म हो गया। तो आप तो उसका बेस गर्म कर रहे हैं। मान लो ये पतीला हो गया और आप गर्म कर रहे हैं गैस किसका, उसका बेस। तो ये किसने कहा कि उस पतीले का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो गर्म नहीं होगा? भाई पूरा पतीला गैस क्या होगा, गर्म हो जाएगा। इसीलिए आप किसका यूज करते हैं, सड़ासी का यूज करते हैं, हैंडल का जो बास्केट पिकर होता है उसका यूज करते हैं भैया उसको पकड़ने के लिए भाई साहब। या किसी कपड़े का यूज करते हैं क्योंकि वो पूरा बर्तन ही गर्म होगा भी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने समझाया आपको तीनों, ये तीनों में कंडक्शन है, कन्वेक्शन और कन्वेक्शन रेडिएशन। तो जो मानसून बनता है उसमें कन्वेक्शन है। जो धूप में आप बैठते हो और धूप सेकते हो वो रेडिएशन है। और जो आपका हाथ जल जाता है कभी खाना बनाते समय, बात करें बर्तन गर्म छू लिया आपने, वो कंडक्शन है। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन तीनों चीजों में देखिए जरा समझिए कि होता क्या है इसके। तो जो सॉलिड होते हैं उनके थ्रू जो हीट फ्लो होती है वो कंडक्शन से होती है। किसी लिक्विड या गैस के थ्रू जो हीट पैदा होती है वो कन्वेक्शन के थ्रू पैदा होती है। और जब कोई मीडियम ही नहीं होता तब भी हीट ट्रांसफर कर सकती है। और इस हीट ट्रांसफर के मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब रेडिएशन बोलते हैं। और ये वैक्यूम में ट्रांसफर होती है। तो पहले मैं आपको रेडिएशन ही समझाता हूँ क्योंकि सबसे आसान वही है समझना। मान लीजिए ये सन और हमारी यहाँ पर अर्थ है। तो सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम है? आप बोलेंगे भैया कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। तो यानी कि सन से जो अर्थ की तरफ जो रेडिएशन आ रही है, पहली बात तो इन रेडिएशन को आप क्या बोलते हैं, ईएम वेव। और इस ईएम वेव में कई सारी ईएम वेव होती है। विजिबल लाइट होती है जिसको आप देखते हैं, इनफ्रारेड होती है, अल्ट्रावायलेट होती है, कॉस्मिक वेव्स भी होती हैं। ये सारी रेडिएशन के अंदर होती हैं। और ये सब रेडिएशन पहुंचती हैं लाइट की स्पीड से, क्योंकि ये अपने आप में लाइट भी क्या है, इस रेडिएशन का हिस्सा है। और तो आपने पढ़ा है कि केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर में जितनी भी ईएम वेव होती हैं वो सब 3×10⁸मीटर पर सेकेंड से मूव करती हैं वैक्यूम में। हाँ, मीडियम बदल दोगे तो स्पीड चेंज जाएगी, बट वैक्यूम में तो यही होती है स्पीड। अगर इन तीनों में मैं बोलूँ हीट ट्रांसफर हो रही है, सबसे जल्दी हीट ट्रांसफर किस में होगी, वो रेडिएशन में होगी। तो जो रेडिएशन है इसको हम क्या बोलते हैं, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। यानी कि इसमें जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो फास्टेस्ट मोड है हीट ट्रांसफर का। इससे जल्दी किसी में हीट ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। तो रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। 1 सेकंड के अंदर, बात करें 3×10⁸मीटर से मूव कर रहा है वो, तो सोचो रेडिएशन 1 सेकंड में कितना मूव करेगी, 3 लाख किलोमीटर मूव करेगी। तो इससे ज्यादा फास्ट क्या होगा भाई साहब। यानी कि ये जो तरीका है, ये रेडिएशन, ये फास्टेस्ट तरीका है हीट ट्रांसफर का। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंडक्शन की, इसमें गाइस क्या हो रहा है कि कोई बॉडी है, जैसे मान लीजिए आपने आग लगा दी और यहाँ कोई रॉड है। तो ये जो रॉड का ये हिस्सा जो गर्म हो रहा है, एक, तो थोड़ी देर बाद जो बी हिस्सा है गाइस वो भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। क्योंकि जो हीट है वो गाइस क्या करेगी, वो ट्रेवल करेगी जो गर्म हिस्सा है उससे ठंडे हिस्से की तरफ ट्रेवल करती है। अभी इसको हमें डिस्कस भी करना है, हमारे सिलेबस में है ये। ठीक है, ध्यान रखना चाहिए इसको कि भैया जो हीट कंडक्टिविटी क्या होती है, के का मतलब क्या है, किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, ये सब चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, आज ही डिस्कस करेंगे, टाइम मिलेगा तो। ठीक है सर, बात समझ आ गया। तो एक कंडक्शन है, ध्यान रखना चाहिए इसको। क्लियर है क्या इस बात करें यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो भी सॉलिड चीज गर्म होती है वो सब किससे होती है, कंडक्शन से होती है। मान लीजिए दोपहर में आप चल रहे हैं किसी संगमरमर की फ्लोर पे और आपके पैर जल रहे हैं। तो संगमरमर जो गर्म हो रहा है और एक संगमरमर दूसरी जगह हीट ट्रांसफर कर रहा है, तो ये क्या है, ये भी कंडक्शन है। क्या, ये कंडक्शन। ठीक है, सर्दियों में आप हैंडल छूते हैं और आपको ठंडे दिखते हैं, तो ये भी गाइस क्या है, कंडक्शन। तो ये सब चीजें कंडक्शन है जिसमें बॉडी जो है उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, ठीक है सर, वो हीट ट्रांसफर कर रहे हैं गाइस आगे की तरफ। आपने कंडक्शन में एक चीज गौर करी, जो ए का पार्टिकल है जो हीट गेन कर रहा है, क्या वो पार्टिकल बी तक जा रहे हैं? तो ये बात अपने दिमाग में पहले डाल लो कि जो ए के पार्टिकल्स हैं वो गर्म तो हो रहे हैं बट वो बी पे नहीं जा रहे। अब आप बोलोगे ये क्या मजाक चल रहा है, अगर ए का पार्टिकल ए पे ही रहेगा तो बी पर हीट कैसे पहुंचेगी, बिल्कुल पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी। मान लो एक टिकट काउंटर के सामने कुछ लोग खड़े हैं टिकट लेने के लिए, तो इस तरीके से। ठीक है सर। और इसमें जो सबसे मान लीजिए ये टिकट काउंटर है यहाँ। अब इसमें जो सब बंदा है गाइस, ये शरारती है सबसे ज्यादा बंदा, ये जो सबसे यहाँ पर है। अब इसने धक्का मारा है इसको, तो ये सब धक्का मार देंगे एक दूसरे को भी, फिर काउंटर नीचे गिर जाएगा भी। लॉजिक में लॉजिक क्या है, क्या ये धक्का मारने गया इस काउंटर को, नहीं ना, बट इसने इस पे को धक्का मारा आगे वाले को, आगे वाले ने अपने आगे वाले को, फिर इस तरीके से एक दूसरे को धक्का ट्रांसफर हो गया। यानी कि यहाँ जो एनर्जी आती है
वो एक पार्टिकल के पास आती है और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। और इसी तरीके से बात करेगा इस क्या होता है, कंडक्शन काम करता है। यानी कि पार्टिकल इसमें धक्का मारने के लिए आगे नहीं जाता, वो अपनी एनर्जी आगे पास कर देता है। यानी कि इसमें क्या नहीं होता, इसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होती। ध्यान रखना चीज को, पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होती। तो जितने भी धातु हैं, मेटल्स हैं या सॉलिड बॉडी है, तो सब कैसे अपनी हीट ट्रांसफर करते हैं, वो कंडक्शन के थ्रू ही ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना चीज को। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन में गाइस क्या है, लिक्विड और गैस है, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो इन लिक्विड और गैस में जो हीट ट्रांसफर होती है, ये कन्वेक्शन है। याद होगा उस दिन मैंने जो पढ़ा रहा था आप लोगों को एक दिन, तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप नहाने के लिए सर्दियों में पानी गर्म करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि ऊपर का जो पानी है वो गर्म हो गया, और आप तुरंत खुश हो जाते हैं और जाके बाथरूम में बैठ जाते हैं। बाद में मालूम पड़ता है कि भाई पानी तो ठंडा है। आप सोचते हो क्या, पानी तो मैंने उंगली डाल के देखा था, उसमें पानी तो गर्म था। हुआ क्या कि जब तुम नीचे पानी गर्म करते हो ना, ये वाला पानी, तो कुछ दिन पहले ही लास्ट क्लास में ही पढ़ा था आप लोगों ने कि जब ये पानी गर्म हो जाएगा, ये नीचे वाला पानी, तो गर्म पानी गैस क्या होगा, ये हल्का हो जाएगा। और ऊपर पानी गैस क्या है, ठंडा है। तो ठंडा पानी भारी नीचे आ जाएगा और गर्म पानी हल्का ऊपर चला जाएगा। यानी कि तुम बेशक पानी को नीचे से गर्म कर रहे हो, लेकिन वो गर्म कहाँ से हो रहा है, ऊपर से गर्म हो रहा है। यानी कि पहले ऊपर का पानी गर्म होगा, मतलब नीचे जो गर्म होगा पानी एकदम से ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब पानी का गर्म पानी कहाँ इकट्ठा होगा, ऊपर। फिर नीचे पानी आएगा, वो गर्म होगा इस तरीके से भाई, ऊपर से नीचे की तरफ पानी गर्म होना चालू करेगा। और इस तरीके से ये जो पार्टी, मतलब आप एक और चीज कह सकते हो कि यहाँ एक पार्टी क्या कर रहा है, हीट गेन करके ऊपर की तरफ जा रहा है, और दूसरा पार्टी क्या कर रहा है, वो हीट लेने के लिए नीचे आ रहा है। तो यानी कि एक पार्टी का जो हीट गेन करके ऊपर चला गया, और जिसे हीट लेनी होगा कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है। तो कन्वेक्शन में पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, और रेडिएशन में इसमें पार्टिकल्स की जरूरत ही नहीं, बिना वैक्यूम के बिना मीडियम के जाता है। इसमें कोई पार्टिकल की जरूरत ही नहीं आप लोगों को भी है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो कन्वेक्शन के अंदर गाइस क्या हो रहा है, पार्टिकल का मोशन जो होता है जिससे कि हीट पैदा होती है। ठीक है सर। जब भी आप लोग आग तापते हैं, तो आग तापते समय मान लीजिए अगर आपने ऐसे हाथ रखे हैं ऊपर, तो क्या क्या आपको हीट लगेगी, बिल्कुल लगेगी। आप आग से हल्का सा ऊपर अपने हाथ को रखिए, तो क्या होगा, आपके हाथ को हीट महसूस होगी। लेकिन आपने अपने हाथ डाल रखे हैं आग के अंदर, नहीं डाल रखे, पर फिर आपको हीट महसूस क्यों हो रही है, उसका एक रीजन है। ये जो आग है, इस आग के आसपास क्या है, एयर है। क्या है, एयर। और वो एयर क्या कर रही है, वो हीट गेन कर रही है। एयर हीट गेन करती है, क्या होगी, हल्की हो जाएगी। और ऊपर की जो एयर है, जो आपके हाथ के आसपास है, वो एयर गाइस क्या है, भारी है क्योंकि वो ठंडी है। तो वो एयर गाइस क्या होगी, नीचे आएगी। और गर्म एयर गाइस कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी और आपके हाथों को टच करेगी। और आपके हाथों को टच करने गाइस क्या होगी, ठंडी हो जाएगी, वापस नीचे आ जाएगी। फिर गर्म होगी, ऊपर जाएगी, फिर आपके हाथों को गर्म करेगी, ठंडी हो जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। इस तरीके से आपके हाथ गर्म हो जाएंगे। तो ये कन्वेक्शन है क्या ये। और हर बंदा आग तापते समय यही लॉजिक लगाता है, ये नहीं कि आग तापने तो आग में हाथ डाल लेगा। ठीक है, तो बात समझ आ रही है आप लोगों को। और ये जो आप दूर बैठ के आग ताप रहे हैं, तो ये जो दूर से जो हीट आ रही है वो इंफ्रारेड आ रही है आपके पास। और ये गाइस क्या है, ये रेडिएशन है। मान लीजिए अगर आप बैठे हैं ऐसे, और मतलब आप ऊपर हाथ नहीं करते, आप साइड में हाथ कर रहे हैं, तो जो हीट आपके पास आ रही है वो किस थ्रू आ रही है, वो रेडिएशन के थ्रू। भाई रेडिएशन तो हर जगह काम करेगा, रेडिएशन तो हर जगह काम करेगा, सिंपल सी बात है। इंफ्रारेड कोई बॉडी निकालेगी तो उसका रेडिएशन तो काम करेगा करेगा। और मान लीजिए अगर आप कोई रॉड आग में डाल देते हैं, फिर अपने हाथ तापते हैं, तो ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि वो रॉड बेशक गर्म हो जाएगी और आपके हाथ तक भी हीट जाएगी, लेकिन इससे आपका हाथ गैस क्या होगा, बहुत ज़्यादा जल जाएगा, हाथ तो बराबर पड़ जाएगी। आग में हाथ डाल लो इससे अच्छा। तो ये तो कहने का ये है कि रॉड के थ्रू जो हीट पहुंच रही है वो कंडक्शन है, और अगर आपने आग के थोड़ा सा ऊपर हाथ रख रखे हैं, तो ये कन्वेक्शन है। और अगर आप आग के पैरेलल बैठे हैं, तो ये रेडिएशन है। तो इस तरीके से तीनों तरीके से आप समझ सकते हैं भाई साहब। तो यहाँ जो मेटल रॉड है, ये इसमें कंडक्शन हो रहा है। पानी जो आप गर्म कर रहे हैं, कन्वेक्शन हो रहा है। और सन से जो रोशनी आ रही है गाइस, वो क्या है, वो रेडिएशन हो रहा है। कई लोग मुझसे एक सवाल करते हैं, आप तो खैर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वो बोलते हैं भैया मरकरी लिक्विड है, वो कैसे हीट ट्रांसफर करेगा। तो मजे की बात जान लो कि मरकरी लिक्विड है, बट वो हीट कंडक्शन से ही ट्रांसफर करता है। मैंने कहा ना आप लोगों को कि जितने भी मेटल्स हैं, वो सारे मेटल्स क्या करते हैं, कंडक्शन के थ्रू ही हीट ट्रांसफर करेंगे। यानी कि मरकरी बेशक लिक्विड है, बट वो लिक्विड होने का कोई धर्म नहीं निभा रहा, वो कन्वेक्शन से हीट ट्रांसफर नहीं करता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है केस स्टडी में भाई साहब। पास में आ रही है आप लोगों को भाई साहब, आपसे पूछ लेगा भैया कि यहाँ पे हमने
मरकरी ले रखा है इस बर्तन में, और मरकरी को हम गर्म कर रहे हैं नीचे से। तो मरकरी कहाँ से गर्म होना चालू करेगा? मरकरी पहले नीचे गर्म होगा, तभी जाके ऊपर गर्म होगा। यानी कि नीचे का मरकरी गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि वो क्या फॉलो कर रहा है? कंडक्शन फॉलो कर रहा है। नीचे गर्म होगा, वो गर्म हो जाएगा, फिर आगे आके एनर्जी देगा, फिर आगे वाले को एनर्जी देगा। इस तरीके से होगा। ठीक है, तो जो प्रॉपर लिक्विड होता है जैसे वाटर है, तो नीचे का हिस्सा गर्म होती है कहाँ पर जाता है? ऊपर। फिर ऊपर ठंडा हिस्सा नीचे आता है, फिर गर्म होगी वो भी ऊपर जाता है। ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। और जैसे ही वो पूरा पानी गर्म हो जाएगा, तो आप ले जाओ अपना उठा के। ठीक है, सब क्लियर है पॉइंट आप लोगों को? तो ये चीज़ आपको याद रखनी, ध्यान रखनी। नेक्स्ट देखिए, फास्ट कीजिए सर। लेकिन भाई अपन भी टाइम हो रहा है, बी फास्ट। हो गया? नेक्स्ट देखिए, फास्ट कर।
ठीक है, इस बारे आगे हो गया आप लोगों का, जल्दी के टाइम हो रहा है, बी फर्स्ट देख लिया। अब यहाँ जो मैंने समझाया था तक भैया, वो आपने थ्योरी कवर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग कंडक्शन पढ़ रहे हैं पहले, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, कन्वेक्शन फिर रेडिएशन। जल्दी फास्ट, पहले हम कवर करेंगे थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, बढ़िया, आगे भाई सर जल्दी करिए। ठीक है, इस टॉपिक हमारे सामने है थर्मल कंडक्टिविटी, जो लिखा आपने उसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों को, क्योंकि इसमें भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉलिड इज मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ बॉडी ट्रांसमिट हीट। और मैं एक सिंपल सी बात पूछूं आपसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनको हम गर्म कर रहे हैं, तो हमने इनके एक हिस्से को गर्म करना चालू किया। मान लो इन सभी मेटल्स की हमने बना दी है रॉड, सारी रॉड आइडेंटिकल है, सेम लेंथ है, सेम एरिया है, और इनके एक हिस्से को हम गर्म करते हैं, और दूसरा हिस्सा मान लीजिए आपने पकड़ रखा है, तो कोई एक ऐसी रॉड होगी जिसको आप पहले छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हीट पहले पहुंच जाएगी। तो जहाँ हीट पहले पहुंच जाएगी, इसका मतलब उसके अंदर हीट के फ्लो गाइस क्या है, बहुत ज्यादा है। हम बोलेंगे जैसे करंट फ्लो करता है ना किसी वायर के अंदर, वैसे ही हीट फ्लो करती है किसी वायर के अंदर।
या किसी मेटल के अंदर। और कोई भी मेटल हीट का जो फ्लो होता है वो सेम नहीं होता। किसी के अंदर हीट का फ्लो कम होता है, किसी के अंदर हीट का फ्लो ज्यादा होता है। इस हीट के फ्लो को ही हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। और हर सब्सटेंस की थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, उसके अलग होती है, उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है, साथ में उसकी बनावट पे भी डिपेंड करती है। हमें पढ़ा होगा, पता नहीं 11th में 9th 10th में पढ़ा नहीं पढ़ा आप लोगों ने, लेकिन 9th 10th में ही पढ़ाया जाता है रेजिस्टेंस। पढ़ा है आप लोगों ने? तो रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है रो एल अपॉन में एरिया। अब ये शायद पढ़ाया हो या ना पढ़ाया हो, डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल पे, उसकी लेंथ पर और उसके एरिया पे। तो एक ही वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। यानी कि कॉपर के बना दिए 4 वायर, और चारों वायर का रेजिस्टेंस क्या है, अलग है। आप बोलोगे भैया ये क्या बात हुई, एक ही मटेरियल यूज किया हुआ है। अरे कर ले भाई, तो एक ही मटेरियल यूज, उसके लेंथ और एरिया पे भी क्या होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो अभी मत सोचा कि तीनों में सेम करंट फ्लो करेगा, तीनों में सेम करंट फ्लो नहीं करेगा। वो डिपेंड कर जाएगा उसके डायमेंशन पे, उसके लेंथ पर, उसके एरिया पर, उसके मटेरियल पर। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ किसके साथ होता है भैया, ऐसे ही कुछ होता है गाइस, हम बात करें यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी के साथ। चलिए पहले मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट सुना देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग फंस जाओगे। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमारी रॉड है, और रॉड का जो फेस है वो कैसा है, वो क्यूबिक, मतलब वो फेस है स्क्वायर फेस मान लीजिए, या फिर रेक्टेंगुलर फेस मान लीजिए। और आप रॉड को यहाँ से गर्म कर रहे हैं, मतलब कर पा रहे हैं मेरी, नहीं कर पा रहे। ये बड़ी सी रॉड है जो जिसकी शेप रेक्टेंगुलर है, तो क्यूबिकल रॉड मान सकते हैं ना आप लोग इसको, सिलेंड्रिकल रॉड नहीं है। कैसी रॉड है, क्यूबिकल है। जैसी मानिए मान लो यार, फर्क नहीं पड़ता। तो आप इस हिस्से को गर्म कर रहे हैं, जब इस हिस्से को आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही ये हिस्सा गर्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये आगे की तरफ हीट फ्लो करेगा, फिर ये हिस्सा गर्म होगा। और जैसे ही ये हिस्सा ठीक ठाक गर्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये आगे की तरफ हीट फ्लो करेगा। इस तरीके से ये हीट आगे चलती रहती है, आगे चलती रहती है, ध्यान रखना। तो हो ये रहा है कि ये जो हिस्सा है ये अभी भी गाइस क्या है, ये ठंडा हिस्सा है। क्या, ये ठंडा हिस्सा है, तो ये कोल्ड एंड है। और ये हमारा गाइस क्या है, हॉट एंड है। और जिस फेस के थ्रू हीट जा रही है उस फेस का एरिया ए है। और हॉट फेस जो बहुत ज्यादा गर्म है, उससे हीट कहाँ पहुंच रही है, कोल्ड फेस के पास पहुंच रही है। और इन दोनों फेसेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एक्स है। और जो हीट फ्लो कर रही है इनके थ्रू वो डेल्टा क्यू है। और कितने टाइम में हीट फ्लो कर रही है, ये डेल्टा टाइम में हीट फ्लो कर रही है। तो डेल्टा क्यू हीट फ्लो कर रही है कितने टाइम में, डेल्टा टाइम में। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, यानी कि हीट का फ्लो होने का रफ्तार। और कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि इसका एरिया कितना है। तो एक्सपेरिमेंट देखा जाता है कि जितना ज्यादा एरिया होगा स्पेस का जिसके थ्रू हीट जा रही है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा देखा जाता है कि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के डिफरेंस पर। ये जितना ज्यादा गर्म होगा और ये जितना ज्यादा ठंडा होगा, मतलब मान लीजिए इन दोनों फेजेस के बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना। मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस है, और मान लीजिए 200 डिग्री सेल्सियस है, तो ज्यादा हीट कब फ्लो करेगी, 20 पर या 200 पे, 200 पे। तो 200 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट फ्लो करेगी, ध्यान रखना चाहिए इसको। ये एक तरीके से किसकी तरह है, ये वोल्टेज की तरह है, कि जितना ज्यादा वोल्टेज की आप बैटरी लगाओगे उतना ज्यादा करंट पैदा करेगा। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस है, क्या ये। अब ये दोनों फेसेस के बीच में कुछ डिस्टेंस है या नहीं है, पर कुछ ना कुछ तो गैप है ना इनके बीच में। तो इस हॉट फेस और इस कोल्ड फेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स है। तो साइंटिस्टों ने ये देखा कि जो डिस्टेंस अगर ये ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट गाइस क्या होगा, कम होगा। यानी कि डिस्टेंस बढ़ने से जो हीट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है वो गाइस क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है सर। यानी कि अगर इन तीनों चीजों को हम कंबाइन करें तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वही तो होगा। तो हीट कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स। और इसे इक्वल करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, के मिलेगा। क्या मिलेगा, के। और ये के क्या है, कांस्टेंट है। और ये ऐसा वैसा कांस्टेंट नहीं है कि के मान लिया, ये के ही है हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यही है जो तीनों के लिए अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा, गोल्ड के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग होगा। ठीक है, आयरन के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग होगा। तो के क्या है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, जो कि बात करें जो है हर मटेरियल का अलग अलग होता है भी। और आप देख लीजिए, जैसे वायर में करंट जो फ्लो करता है वो डिपेंड करता है वायर के एरिया पर, वायर की लंबाई पर, और वायर के वोल्टेज पर। वैसे यहाँ जो करंट हीट फ्लो कर रही है
वो डिपेंड कर रही है उस कंडक्टर के एरिया पर, कि उसका मुंह कितना चौड़ा है, और उसकी लेंथ पर कितना लंबाई है उस रॉड की, और टेम्परेचर डिफरेंस पर, कि उन दोनों के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये चीज आपकी बनाती है। बात करिए जो कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने है, ध्यान रखना चाहिए इसको। ठीक है। तो पहले तो क्या होता है कि बॉडी को जब हम गर्म करते हैं तो बॉडी धीरे धीरे गर्म होती रहती है। एकदम से बॉडी गर्म नहीं हो जाती, धीरे धीरे गर्म होती रहती है। इसको बोलते हैं वेरिएबल स्टेट। क्या बोलते हैं? उसके बाद जब बॉडी को आप गर्म करते रहते हैं तो भी बॉडी गर्म होती रहती है, हीट फ्लो करती रहती है। लेकिन फिर क्या होता है कि उस बॉडी का जो एक हिस्से का टेम्परेचर और दूसरे हिस्से का टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट हो जाता है। हीट फ्लो होना बंद नहीं होता भाई, हीट तो फ्लो होगी, बस टेम्परेचर उस हिस्से का क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और हर हिस्से का अपना क्या होगा? एक टेम्परेचर होगा, ध्यान रखना चीज। और स्टेडी स्टेट का मतलब हो गया कि हर हिस्से का टेम्परेचर क्या हो रहा है? अब सेम हो गया। क्या हो गया? सेम हो गया, वो चेंज नहीं हो रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट बोलते हैं। तो कह रहा है कि व्हेन ए बॉडी इज हीटेड देन टेम्परेचर ऑफ बॉडी कीप्स ऑन चेंजिंग एंड बॉडी इज सेट टू इन वेरिएबल स्टेट। इफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बिकम कांस्टेंट देन देयर इज नो फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड बॉडी इज सेट टू स्टेडी स्टेट। देखो ये आपके एनसीईआरटी से लिखा गया होगा या किसी चीज से लिखा हो गया होगा, बट मैं बता दूं आपको ये पॉइंट गलत है। ऐसा कतई नहीं होता कि बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो हीट का फ्लो होना गाइस क्या होगा? रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता। फिलहाल मैं ज्यादा आपको डिस्कस नहीं कर सकता, जब आप हायर लेवल पर तैयारी करेंगे आपको वहां का टीचर समझा देगा कि क्या मतलब है वेरिएबल स्टेट का, क्या मतलब है स्टेडी स्टेट का। अभी हमारा टाइम नहीं है इतना हमारे पास कि हम इन सब चीजों को डिस्कस करें। पर फिलहाल आप जान लीजिए कि स्टेडी स्टेट आने का मतलब ये है कि सिर्फ टेम्परेचर हर हिस्से का जो है वही रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि बॉडी हीट फ्लो करना बंद कर देगी। ये टेम्परेचर एक का हाई है एक का लो है। तो जिसका हाई है मान लो 50 है, जिसका लो है मान लो 20 है, तो अगर 50 का 50 ही रहे और 20 का 20 ही रहे तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट। क्या बोलेंगे? सॉरी, हाँ स्टेडी स्टेट बोलेंगे। अब 50 का 70 हो जाए और 20 वाले का 40 हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल स्टेट। तो ये हो जाएगा वेरिएबल स्टेट। अब चाहे वेरिएबल स्टेट हो चाहे स्टेडी स्टेट हो, हीट फ्लो होना बंद नहीं हो सकता, किसी के अंदर नहीं हो सकता। भाई हीट का फ्लो होने का मतलब ये है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो करेगी। भाई आपने चाय को छुआ, आपका हाथ जल गया, क्यों? क्योंकि यहाँ वो हॉट था, आपका हाथ क्या था? लो टेम्परेचर था। हॉट से ही लो कोल्ड की तरफ हीट फ्लो कर गई। जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो क्या होता है? आपके हाथ की गर्मी कहाँ फ्लो कर जाती है? कोल्ड ड्रिंक में कर जाती है भाई साहब। ये सिंपल से बात है। चलिए, तो जो डेल्टा डी है वो क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस है हॉट और कोल्ड फेज के बीच में। डेल्टा एक्स क्या है? हॉट और कोल्ड फेज के बीच का डिस्टेंस। और ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल फेसिस का एरिया। ठीक है सर। तो ये डिपेंड कर रहा है एरिया पर, टेम्परेचर डिफरेंस पर और डिस्टेंस पर। आपने क्या किया इन तीनों को? इक्वेट कर दिया इक्वेशन को। तो यहाँ पे कौन इक्वल कर रहा है? के। और ये के क्या है? यही है कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है सर। अब के की यूनिट की बात कर रहे हैं। चलिए भाई लिख लीजिए, फिर के की यूनिट की बात करेंगे, जल्दी करें। यहाँ पे एक का टेम्परेचर कितना कितना रहेगा हॉट फेज का? टी प्लस डेल्टा टी। और कोल्ड फेज का टेम्परेचर कितना है? टी। तो दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो गया? डेल्टा टी। कितना हो गया? डेल्टा टी। एक बात और याद रखना, इस डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स को हम क्या बोल सकते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोल सकते हैं? ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? जिस चीज को आप लाइन से डिवाइड करते हैं। तो ये भी आप याद रखें। किसी किसी बुक में लिखा होगा कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है क्या वो टेम्परेचर डिपेंड करती है? तो आप बोलेंगे हाँ डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करती है। हो गया सर।
नेक्स्ट देखिए फास्ट लिखिए। देखिए इस टॉपिक में कोई ज़्यादा कंटेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको पता है कि अगर के की यूनिट निकालनी है तो उसे एक तरफ ले जाओ, बाकी सबको एक तरफ। तो डेल्टा क्यू, डेल्टा डी, डेल्टा एक्स, डेल्टा डी, ये बन जाएगा भाई फॉर्मूला आप लोगों का। बस इनकी यूनिट्स की वैल्यू पुट कर दो, यूनिट्स पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा आपको भी। तो के की यूनिट क्या आएंगी? जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन, ये के की यूनिट होती है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। और डायमेंशन भी निकाले थे, याद है हम लोग फर्स्ट यूनिट में निकाले थे आपने। तो ये हीट एनर्जी हो गई, नीचे टाइम हो गया, ऊपर लेंथ हो गई, नीचे टेम्परेचर हो गया, और नीचे गाइस क्या हो गया? एरिया। तो सबके डायमेंशन पता है आपको, पुट कर दो, क्या मिल जाएगा? MLT-3 K-1। चलिए गए। ठीक है, घर पे हो गया कोई फास्ट वाइज? ठीक है, घर पे नोट्स वाइज करिए, क्लास में आप यहीं पे।